पश्चिमी विचारक या पश्चिमी समाजशास्त्री विचारकों पर, जिन्हें समाजशास्त्री विचारकों के नाम पर भी जाना जाता है। पश्चिमी समाजशास्त्री विचारकों से जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पश्चिमी समाज में एक दौर में, एक विशेष समय में समाजशास्त्रीय चिंतन का प्रभाव हुआ और कैसे शुरुआत हुई। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह माना जा रहा था कि किस प्रकार से पश्चिमी समाजों में एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन संभव हुआ, जिसके चलते सांस्कृतिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आया। समाजशास्त्री विचारक यह समझने का प्रयास करने लगे कि कैसे हम अपने समाज को समझ सकते हैं। प्रमुख विचारकों में अगस्त कॉम्ट से लेकर सेंट सिमोन से लेकर अन्य विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें विज्ञान और औद्योगिक परिवर्तन के संदर्भ में अब समाजों का भी एक वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। समाजों के वैज्ञानिक अध्ययन के दौर में यह माना गया कि एक नई प्रकार की पद्धति का भी विकास आवश्यक है। जैसे कि कुछ विचारकों ने यह सुझाव दिया कि एक विशेष प्रकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन या एक दृष्टिकोण को संरचित किया जाए, जिसके चलते हम व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन कर पाएंगे। 17वीं और 18वीं सदी में समाजों में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसमें यह माना जा रहा था कि व्यक्ति और समाज, अर्थव्यवस्था, बाजार और इन सब के विकास में एक नए प्रकार के संस्थागत बदलाव लेकर आए हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी व्यक्ति का जो परिस्थिति थी उसमें भी परिवर्तन आए। समाजशास्त्री ये मानते थे कि कैसे 18वीं शताब्दी तक आते आते एक प्रकार का वैज्ञानिक युग का जन्म हो चुका था, जिसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। इस समय में नए प्रकार के विचारों का जन्म संभव हुआ। विचारकों में दर्शन शास्त्रियों ने अनेकों प्रकार के सिद्धांतों का उत्पादन किया और नई नई प्रकार की नैतिकताओं का भी जन्म हुआ। विचारक ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे विज्ञान के आने के पश्चात मानव को बिंदु मानकर पूरे विश्व की संरचना को समझने जाने की एक ज़रूरत है। एक नया समाज की कल्पना जिसमें मानव विश्व का केंद्र है। इसी दृष्टिकोण में आगे बढ़ते हुए समाजशास्त्री विचारकों के जो नए नए सिद्धांत आए, उन्होंने एक आलोचनात्मक नज़रिया प्रस्तुत किया कि कैसे हम अपने समाज को भी एक विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और एक नज़रिए से देख सकते हैं, उसमें आने वाले बदलावों को लेकर, उसमें आने वाले सांस्कृतिक नए विचारों को लेकर। समाजशास्त्री विचारकों ने यह प्रमुखता से जोर दिया कि कैसे हम वैज्ञानिक प्रश्नावली, वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए अपने समाज को, सामाजिक जीवन को और सामाजिक संस्थाओं को समझ सकते हैं। उसी क्रम में यह माना जाता था कि कैसे 18वीं शताब्दी की फ्रांस की क्रांति ने भी व्यक्ति और समाज के संबंधों की एक नई व्याख्या की। यह माना गया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयास किए जाएंगे और उसकी परिस्थिति और भूमिका को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जाएगा। मानव अधिकार के घोषणा पत्र ने यह प्रभावित किया कि कैसे समाज और राज्य अब नए प्रकार की नीतियां बनाएंगे, जिससे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर जोर दिया जाएगा। यह भी माना गया कि कैसे हम एक व्यक्ति की पहचान और उससे जुड़े अनेक पहलुओं पर आवश्यक ध्यान देंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के उत्पन्न होने में और उसके उद्भव में फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति का प्रमुख योगदान है। यह माना जाता है कि इन क्रांतियों ने एक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन और आमूलचूल बदलाव लाए, जिससे एक स्वतंत्र नागरिक की कल्पना संभव हो पाई। स्वतंत्र नागरिक के रूप में एक व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, उसकी क्या क्रियाएं, उसके व्यवहारों को कैसे हम समझना चाहेंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर समाजशास्त्र में अनेक प्रयास किए गए। यह भी माना गया कि इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों से एक व्यक्ति के निजी जीवन और उसके सामाजिक जीवन की अंतर संबंधों को भी समझना आवश्यक है। और इसी सब विचारों और व्यवहारों को समझने के लिए यह माना गया कि एक नए विषय के रूप में समाजशास्त्र ही वह विषय है जो इन सभी व्यवहारों, विचारों और अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को समझ सकता है। फ्रांस की क्रांति के पश्चात यह हुआ, एक प्रकार का नया बदलाव ये आया कि कैसे राजनीतिक क्षेत्र में अब पुरानी संस्थाओं, परंपरागत तरीके से दबाव वाली पद्धतियों का प्रभाव नहीं रहेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले नए प्रकार के मूल्य, नए प्रकार की नैतिकताओं को जन्म दिया जाएगा। यह माना गया कि 18वीं शताब्दी में पाश्चात्य समाज में आने वाले आर्थिक बदलावों का मुख्य कारण आधुनिक उद्योगों का विकास होना था, जिससे नई नई तकनीक और नए प्रकार के तकनीकी साधनों ने एक नई तरीके पर, एक बड़े पैमाने पर सामाजिक जीवन को संगठित किया। यह सामाजिक जीवन बाजार पर आधारित था और जिसमें नए प्रकार के श्रम संबंध भी विकसित किए गए। समाजशास्त्री इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक जीवन में एक प्रकार का संबंध है, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जो व्यक्तिगत तौर पर जो संभावनाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनका सामाजिक संस्थाओं में क्या योगदान है। समाजशास्त्रीय विचार के उद्भव होने में औद्योगिक क्रांति का एक विशेष महत्व है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात
बाजार एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में उभर कर आया। विशाल कारखानों में जब उत्पादन होने लगा तो उससे से व्यक्ति के संबंध भी बदले और व्यक्ति के संबंध के साथ साथ एक नई प्रकार की सामाजिकता भी बनने लगी। उससे कुछ लोगों को गांव छोड़कर शहरों में आने के मौका मिला और प्रवास के प्रक्रिया की वजह से एक नई प्रकार की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का भी जन्म हुआ। श्रम संबंधों में भी बदलाव आया, जहां एक तौर पर परंपरागत समाजों में कुछ परंपरागत नीतियों और तकनीकों की वजह से कि विशेष एक महत्व था और उत्पादन किया जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के आने के बाद एक प्रकार का नया सामाजिक जीवन बना, जिसे हम गांव और शहर के अंतर से भी समझ सकते हैं। बड़े उद्योगों के विकास के बाद यह माना जाने लगा कि कैसे समाज एक नगरीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस नगरीकरण की प्रक्रिया में आधुनिक विचारों, आधुनिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने व्यक्ति की शिक्षा को जोर दिया। व्यक्तिगत परिस्थिति, व्यक्ति की योग्यताओं के आधार पर बाजार में उसका जो एक नया जीवन शुरू होना था, जिसकी वजह से वह नए प्रकार के व्यवसायों में जा सकता था, नए प्रकार के सामाजिक संबंधों को जन्म दे सकता था। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण बनना जरूरी था और समाजशास्त्र एक विषय के रूप में इसी दृष्टिकोण, इसी प्रकार के सामाजिक बदलाव को समझने में मदद करता है। आइए अब हम जानते हैं कि समाजशास्त्री विचारक में प्रमुख विचारकों में कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम और मैक्स वेबर का नाम लिया जाता है। हम अभी बात करेंगे कैसे कार्ल मार्क्स जो अपने अध्ययनों से, अपने लेखों से एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने में मदद करते हैं और कैसे कार्ल मार्क्स को एक महान विचारक और क्रांतिकारी विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ और उन्होंने अपने जन्म के बाद अनेकों प्रकार के नए नए रुचियों में, नए नए क्षेत्रों में अपने जो विचार के क्षेत्र में योगदान दिया। यह माना जाता था कि कैसे कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में अपने एक निजी स्कूल से पढ़ाई करते हुए बॉन विश्वविद्यालय में जाकर कानून का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में जाकर दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया। शुरू से ही कार्ल मार्क्स का एक विचार था कि वे किस प्रकार से समाज और राज्य का अध्ययन करें। वह ये इस बात पर भी जोर देते थे कि कैसे व्यक्तिगत और राज्य के संबंधों को समझना आवश्यक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में आर्थिक घटकों का और उत्पादन की प्रक्रियाओं पर विशेष महत्व दिया है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि कैसे एक सामाजिक विचारधारा से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आर्थिक व्यवस्था को समझ सकते हैं और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। कार्ल मार्क्स ने अपने एक मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर समाजवादी विचार को संस्थागत रूप देने का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने एक वैज्ञानिक समाजवाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसको कि साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं। उन दोनों ने मिलकर 1848 में एक ऐसा विचार, ऐसा एक पत्र, ऐसा एक लिखित दस्तावेज बनाया जिससे कि पूरे विश्व के अनेकों राजनीतिक समाजों में और सामाजिक आंदोलनों में विभिन्न प्रकार से अनेकों मुद्दों को उठाने में भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में एक नए समाज, जैसे कि पूंजीपति समाज के रूप से भी जाना जाता है, इस पूंजीपति समाज में एक वर्ग व्यवस्था उत्पन्न होती है जिससे एक नए प्रकार का संघर्ष और व्यक्तिगत परिस्थिति का भी निर्माण होता है। कैसे पूंजीपति व्यवस्था व्यक्ति के शोषण की एक दमनकारी व्यवस्था बन जाती है और उत्पादन की विधियाँ, उत्पादन के संबंध और उत्पादन के तकनीक कैसे वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि यह सिर्फ एक पूंजीवादी व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था को समझने का ही मुख्य रास्ता नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भौतिकवाद एक नया दृष्टिकोण है जिससे कि हम सामाजिक जीवन को वैज्ञानिक तौर पर समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में इस बात को उल्लेख किया कि कैसे एक नए प्रकार का विचारधारा या दृष्टिकोण समझने के लिए आवश्यक है व्यक्ति और समाज के संबंधों को। उन्होंने अपने इस विचार में वैज्ञानिक भौतिकवाद के एक सिद्धांत को भी रूप दिया। उन्होंने अपने पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी में ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे व्यक्ति की सोच उसके सामाजिक, आर्थिक और भौतिक जीवन पर निर्भर करती है, न कि सोच की वजह से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आते हैं। कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे। उनका ये मानना था कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में उसके उत्पादन की तकनीक और संबंधों को जानना जरूरी है। वह मानते थे कि एक व्यक्ति की सामाजिक पहचान उसके उत्पादन की प्रक्रिया में स्थान से निर्भर करती है। उन्होंने अपने
अनेकों लेखों में यह समझाने का प्रयास किया कि अगर हम वैज्ञानिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण को समाज और इतिहास को समझने में इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो अब हमें ये समझ आएगा कि कैसे अलग अलग समाजों में विभिन्न प्रकार के वर्ग रहे हैं और इन वर्गों में हमेशा ही द्वंद्व या संघर्ष रहे हैं। इन संघर्षों से मार्क्स ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन संभव होते हैं और समाज में विकास होता है। इन भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास में अनेक प्रकार के समाज रहे हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे एक पुरातन समय में आदिम साम्यवाद की एक व्यवस्था थी जिसमें सभी व्यक्तियों का एक समान प्रकार का परिस्थिति थी और भूमिका थी। इस समय न तो राज्य की संकल्पना थी और न ही व्यक्तिगत भेद या निजी संपत्ति की अवधारणा थी। मार्क्स ये मानते हैं कि आदिम साम्यवाद में व्यक्ति का व्यक्तिगत शोषण न के बराबर था। उन्होंने बताया कि कैसे सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में विकास होने की वजह से एक ऐसा समाज आया जिसमें अतिरिक्त उत्पादन से कुछ व्यक्तियों द्वारा उस उत्पादन पर दमन और उस उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इस नियंत्रण की प्रक्रिया में एक दास प्रथा का निर्माण होता है, जिस दास प्रथा में एक और एक स्वामी है और वह स्वामी अपने संसाधनों, अपने निजी शारीरिक संबंधों या अपने आर्थिक संसाधनों के प्रभाव से अन्य व्यक्तियों पर दमन स्थापित करते हैं और शोषण की व्यवस्था में उन व्यक्तियों को बांधते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को गुलाम के रूप में देखा गया, उस गुलाम व्यक्ति को आप खरीद सकते हैं बाजार में और बेच भी सकते हैं। इस प्रकार से दास प्रथा में एक नई प्रकार की परिस्थिति का उत्पन्न हुआ। मार्क्स ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आगे चलकर इसी दास प्रथा से एक नया समाज का जन्म होता है। मार्क्स ये मानते हैं कि नए समाज के उद्भव में हमेशा उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन की तकनीक का एक विशेष योगदान होता है। उन्होंने समझाया कि सामंतवाद में एक ऐसा व्यवस्था, एक राजनीतिक और सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ, जैसे कि एक सामंती मानसिकता और सामंतिक संस्थाएं निर्माण हुई, जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति पर जो शोषण था वह संस्थागत रूप से और वंशानुगत रूप से बढ़ने लगा। उसे आगे जाकर एक विशेष प्रकार के बाजार की अर्थव्यवस्था ने चुनौती दी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि 18वीं शताब्दी में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना शुरुआती दौर में थी, उन्होंने समझा कि ये पूंजीवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा जो कि पूरे रूप से आर्थिक संसाधनों पर एक नई प्रकार की प्रणाली स्थापित कर देगी और एक पूर्ण रूप से आमूलचूल बदलाव लेकर आएगी। मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में विकास पर जोर दिया जाता है, उत्पादन के नए नए साधन बढ़ाए जाते हैं, कच्चे माल से लेकर जो निर्मित उत्पाद है उसके स्वामित्व को लेकर संघर्ष पैदा होता है और दो वर्गों की जो स्थितियां थी वो संघर्ष के रूप में स्थापित हो जाती हैं। कैसे एक पूंजीपति वर्ग है जो संसाधनों पर कब्जा करता है और श्रम को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर मार्क्स के अनुसार एक ऐसा वर्ग भी था जो कि अपने श्रम को बेचकर एक अपने जीवन यापन करता है। इसे वे सर्वहारा वर्ग या एक प्रोलेटेरियन सोसाइटी या क्लास के नाम से जानते हैं। मार्क्स ने अपने अध्ययनों में यह बताया कि कैसे पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के जो संघर्ष हैं उससे समाज की प्रगति होगी और एक आगे जाके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें कि जो श्रमिक वर्ग है वह अपनी शक्तियों को पहचान पाएगा और राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करके समाजवाद की जो स्थिति है उसको लेकर आएगा। मार्क्स का ये मानना था कि जब तक हम पूंजीवादी व्यवस्था की एक आलोचनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से उत्पादन की जो नीतियां हैं, उत्पादन की व्यवस्था और सामाजिक जो व्यवस्था है सामाजिक जीवन में किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित होते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययनों में यह भी समझाने का प्रयास किया कि कैसे एक प्रकार का मशीनीकरण और वस्तुकरण जिसे कि कोमोडिफिकेशन का एक भी प्रक्रिया शुरुआत होती है, जिससे कि एक वस्तु या एक व्यक्ति को भी एक वस्तु के रूप में देखा जाना संभव होता है। वस्तुकरण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति का उसका बाजार में आने से पहले की जो स्थिति थी वह विभिन्न रूप से बदल जाती है। मार्क्स ये मानते थे कि वस्तुकरण की प्रक्रिया में हमारे सामाजिक जीवन के कुछ ऐसे हिस्से या प्रक्रियाएं जो बाजार से बाहर थी वे सब भी बाजार के अंदर एक विनिमय का साधन के रूप में बदलाव हो जाता है। मार्क्स ये मानते थे कि कैसे पूंजीपति वर्ग का जो शोषण है वह श्रमिक वर्ग पर जारी रहता है और इन वर्गों के तनाव और संघर्ष से एक ऐसी नई विचारधारा का जन्म होता है कि श्रमिक वर्ग अपने पहचान को समझ पाता है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जब श्रमिक वर्ग अपनी पहचान को समझ पाता है तब वे एकजुट होकर एक नई व्यवस्था को बनाने में योगदान देते हैं जिसे कि वो सोशलिस्ट या समाजवादी समाज के नाम से भी जानते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार
समाजवादी विचार या समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था के रूप में उत्पन्न होती है जो कि लोकतंत्र स्थापित करने में सहायता देती है। लोकतंत्र स्थापना के लिए यह जरूरी है कि एक श्रमिक वर्ग राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, जिससे कि निजी संपत्ति को खत्म किया जा सके और व्यक्ति द्वारा व्यक्ति पर शोषण को भी समाप्त किया जा सके। मार्क्स ने कम्युनिस्ट समाज की कल्पना करते हुए यह बताया कि श्रमिक वर्ग जब क्रांति लेकर आएगा तो संपत्ति और उत्पादन के सभी संसाधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो जाएगा और इसी के साथ कुछ एक चंद गिने हुए पूंजीपति वर्गों की जो शोषणकारी व्यवस्था है उसकी समाप्ति की जाएगी। कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययनों में यह भी बताया कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण के कारण श्रमिकों में एक अलगाववाद की भी स्थिति पैदा होती है, जिससे वे उन वस्तुओं से भी अलगाववाद महसूस करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया से भी अलगाववाद महसूस करते हैं और आपसी व्यक्तियों से और श्रमिक से भी अलगाववाद संभव हो पाता है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आंदोलन किए जाएंगे तो इस प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग पूरे समाज के लोकतांत्रिकरण में अपना योगदान देगा। इसी प्रकार उन्होंने ये कल्पना की कि कम्युनिस्ट समाज की जब शुरुआत होगी उस समय निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा और सारे आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर समाज का, राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों का एक जिम्मेदारी और हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।